मैं परसों ही अयोध्या में था, 5 दिन का वो पूजन चल रहा था, 2 दिन मैं भी गया था वहां। सुबह सुबह उठा, लाउड स्पीकर से आवाज आई, तुम्हारे भगवान राम पूजा योग्य नहीं है। आती है कि नहीं आती आवाज? अरे जो कहा जाता है उसका मतलब निकालो, यही मतलब हुआ कि तुम्हारे राम पूजा योग्य नहीं है। भारत तो छोड़ो, अयोध्या में मैं भगवान श्री राम मंदिर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर रुका हुआ था और वहां आवाज आ रही है तुम्हारे राम पूजा योग्य नहीं है, और अयोध्या वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मथुरा में आवाज हो रही है तुम्हारे कृष्ण पूजा योग्य नहीं है, मथुरा वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। काशी विश्वनाथ में आवाज आ रही तुम्हारे शंकर पूजा योग्य नहीं है, काशी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तिरुपति में आवाज आ रही तुम्हारे विष्णु भगवान पूजा योग्य नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कभी रामायण में एक चौपाई बताइए जहां लिखा हो कि राम के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं। भगवत गीता में एक श्लोक बताइए जहां लिखा हो कृष्ण के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं। हमारी सनातन परंपरा तो कुछ और ही कहती है। अब सवाल यह है, ये भारत के संविधान की शपथ लेने वालों और भारत के संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय जजों को इस बात पे चिंतन करना होगा कि भारत का संविधान कहता क्या है। भारत का संविधान कहता क्या है? धर्मांतरण रोकने के लिए एक नहीं अनेक काम करने पड़ेंगे। एक कानून बना 2010 में, उसका नाम है FCRA। 50,000 करोड़ की फंडिंग होती है उसके जरिए साल में। कर लो आप। मेरी एक PIL पे सामने 20-20 लोग आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। उसमें कोई भूतपूर्व कानून मंत्री है, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री है, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री है। क्यों? वो फ्री में नहीं आते, फीस लेके आते हैं। 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए फीस लेके आते हैं। कहां से आ रहा पैसा? आ रही है फंडिंग ना। तो अगर आपको धर्मांतरण रोकना है तो FCRA कानून खत्म करना पड़े। इस देश में जितने भी भारत विरोधी काम होते हैं उनकी फंडिंग हवाला के जरिए होती है। तो अगर आपको भारत को बचाना है, लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ रोकना है, हवाला की फंडिंग रोकनी पड़ेगी, हवाला कारोबार खत्म करना पड़ेगा। इस देश में जितने देश विरोधी काम होते हैं सबकी फंडिंग ब्लैक मनी से होती है, तो आपको ब्लैक मनी रोकना पड़ेगा। इस देश में जितनी फंडिंग होती है वो बैंकों के जरिए हो रही है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मेरी टाइम बहुत कम है, गूगल कर लीजिएगा यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय। भारत में जो बैंकिंग लॉ चल रहा है 1949 का चल रहा है। वित्त मंत्रालय को भी नहीं पता, RBI को भी नहीं पता, और विदेशी बैंकें जिनकी शाखा भारत में, वो बाहर से यहां अलगाववादियों को फंडिंग करा रही है। कैसे करा रही है? क्योंकि एक बैंक में अगर आप जाते होंगे तो 2 टर्म्स यूज होते हैं, RTGS और NEFT। अगर बाहर से पैसा आए तो उसको कहते हैं IMT, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। विदेशी बैंकें IMT यूज करने की बजाय RTGS, NEFT यूज कर रही हैं। तो सॉफ्टवेयर सोच रहा है तो भारत के अंदर का पैसा घूम रहा है, पैसा एक्चुअल में कनाडा से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। तो अगर धर्मांतरण रोकना है तो आपको यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकना है तो आपके नकली दवाओं का कारोबार रोकना पड़ेगा। नकली दवाओं का कारोबार से बहुत बड़ी फंडिंग क्रिएट होती है जो ऐसे कामों में लगती है। आपको अगर धर्मांतरण रोकना है तो आपको हलाल सर्टिफिकेशन बंद करना पड़ेगा। लगभग ये भी 50,000 करोड़ रुपए साल में इकट्ठा हो रहा है हलाल सर्टिफिकेशन से, और हलाल सर्टिफिकेशन का पूरा पैसा लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग में जा रहा है, लैंड जिहाद की फंडिंग में जा रहा है, धर्मांतरण की फंडिंग में जा रहा है, घुसपैठियों की फंडिंग में जा रहा है। अगर आपको धर्मांतरण रोकना है तो जो अंग्रेजों ने 1894 में कानून के बाद जो लीज पे जमीनें दी थी 99 ईयर की लीज पे, जो जिनकी लीज पूरी हो चुकी है, वो सारी जमीनें आपको वापस लेनी पड़ेगी, तभी रुकेगा। नहीं तो हम कितना सेमिनार कर लें, कितना कॉन्क्लेव कर लें, कितनी चर्चा कर लें, कितना मंथन बैठक कर लें, चिंतन बैठक कर लें, विचार विमर्श कर लें, कुछ नहीं होने वाला। धरातल पे कुछ नहीं होने वाला। बीमारी चर्चा करके ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई खाने से। और एक बात ये भी याद रखिएगा, बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी ठीक होती है दवाई से। डॉक्टर लाख अच्छा हो, अगर आपकी दवा गड़बड़ है बीमारी ठीक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। यूपी में है तो बाबा पूरी जोर से लगे पड़े हैं। धर्मांतरण रुक गया यूपी में, जोर से बोलिए ईमानदारी से। घुसपैठिए यूपी से भाग गए, जनसंख्या विस्फोट रुक गया, लफ्ज़ जिहाद रुक गया, छांगुर पकड़ा गया। क्या छांगुर को फांसी होगी? क्या छांगुर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है? क्या छांगुर की नागरिकता जा सकती है? नहीं होगी, कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। अरे जब भारत में कानून का राज है और कानून ही घटिया है तो भारत सुरक्षित कैसे हो सकता है? भारत में
एक आर्टिकल है संविधान में, आर्टिकल है 355, जिसके ऊपर बहुत कम चर्चा होती है। 356 में खूब चर्चा होती है कि 356 लगा दिया, 356 लगा दिया, लेकिन 356 के पहले 355 है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती। और 352 भी एक बार उपयोग हो चुका है, उसके ऊपर भी कभी ढंग से चर्चा नहीं होती। आर्टिकल 352 एक ही बार भारत में यूज हुआ। वो कब यूज हुआ? 1975 में इंदिरा जी ने यूज किया था, जिसको इमरजेंसी कहते हैं। पहली बात तो आप इसको समझिए, भारत में जितने भी प्रावधान है ये देखने के लिए नहीं बने हुए। भारत में जितने भी प्रावधान है सब उपयोग करने के लिए बने हुए हैं, सदुपयोग करने के लिए बने हैं, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। आर्टिकल 355 कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल खतरा हो या इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा हो, भारत में बहुत बड़ा ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे भारत में आंतरिक खतरा बढ़ सकता है, तो सरकार जरूरत, अगर एक राज्य में खतरा बढ़ रहा है तो 356 लगा दे, वहां राष्ट्रपति शासन, और पूरे देश में खतरा बढ़ रहा है तो 352 लगा दे, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। क्योंकि ये लंबी चर्चा के बाद बना हुआ है, ऐसा तो है नहीं। कुछ लोग इमरजेंसी के नाम से ऐसे भयभीत हो जाते हैं, अरे इमरजेंसी लग गई, अरे इमरजेंसी लगना चाहिए, संविधान में रखा गया तो लगने के लिए रखा हुआ है। हां, कब लगना चाहिए ये मैटर करता है। आर्टिकल 352 सत्ता बचाने के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 352 राष्ट्र बचाने के लिए होना चाहिए, भारत का संविधान बचाने के लिए होना चाहिए, भारत की संस्कृति बचाने के लिए होना चाहिए। अब लकुना क्या है? हमारे पास दिक्कत कैसे हो रही है? हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है, नाम हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जानते हैं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा इसमें कहीं लिखा ही नहीं है। तो ये शासक पे डिपेंड करता है, जिस पे मन करे लगा दे। अब आप में से कोई बढ़िया वकील हो जो बहुत सत्य बोलता हो, सत्ता को नहीं पसंद है, लगा दो भैया इसके ऊपर एनएसए। ऐसे पत्रकारों के ऊपर एनएसए लग चुका है, एक यूट्यूबर के ऊपर एनएसए लग चुका है, लेकिन जिसके ऊपर लगना चाहिए उसके ऊपर नहीं लग रहा है। और यह कानून 1980 का है, 45 साल बीत चुके हैं। 45 साल में आज तक संसद में कभी गंभीरता के साथ चर्चा करके कि भैया राष्ट्र के सुरक्षा के लिए ये 5 खतरे हैं, 8 खतरे हैं, 10 खतरे, जो भी खतरे हैं डिफाइन कर दिया जाए, जिससे जैसे ही वो क्राइम हो उस राज्य में तत्काल सरकार बाउंड हो जाए उनके खिलाफ एनएसए लगाने के लिए। है ही नहीं। हमारे पास एक और कानून है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। यह भी 67 का बना हुआ है, 4 दशक बीत गए, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है अनलॉफुल एक्टिविटी क्या क्या है। तो जिस पे मर्जी करे लगा लो, जिस पे मर्जी करे मत लगाओ। अब बाद में वो कोर्ट में जज की मर्जी है, ढंग से वकील ने बहस कर दिया तो सजा भी हो सकती है। सामने वाला डिफेंस लॉयर तगड़ा रहा, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री टाइप का, तो वो निकाल भी ले जाएगा, उसको बरी भी करा लेगा। ये जो मनमाना काम हो रहा है, ये जो मनमानी हो रही है, इसी को रोकना हमारी आपकी ड्यूटी है, इसी को रोकना इस मंच की ड्यूटी है, इसी को रोकना है भारत के अधिवक्ताओं की ड्यूटी है। मुझे बताइए, लव जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है कि अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए। लव जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? लव जिहाद हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? लव जिहाद के कारण डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम। 150 साल के बाद आईपीसी बनी थी, नया कानून आया था, लेकिन ऐसे लगता है कि बनाने वाले केवल ऑफिस में बैठ के एसी चला के कॉफी पीते पीते बना के चले गए। इसमें चोरी ऑर्गेनाइज क्राइम है, डकैती ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन लव जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, जबकि सबसे प्लान्ड वे में, वेल प्लान्ड वे में लव जिहादी होता है। मथुरा में एक ऑटो चालक ने 23 बेटियों को टारगेट किया, ट्रैप किया। टारगेट तो उसका 50 था, 23 को ट्रैप कर लिया उसने। क्यों? उसको फंडिंग आ रही थी, जितनी बेटियों को ट्रैप करोगे तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। 46 लाख रुपए उसने कमा लिए 2 साल के अंदर अंदर। आपके यहां बैठा छांगुर 500 करोड़
इंटरनल फंडिंग हुई हवाला के जरिए, ब्लैक मनी के जरिए, 500 करोड़ एफसीआरए से आया, विदेशों से आया, बैंकों के जरिए आया, 1000 करोड़ का मालिक बन के बैठा हुआ था। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों से में से 600 जिले में उसने नेटवर्क बना लिया। एक लगभग 5000 उसने गुर्गे पाल रखे थे। उन गुर्गों का काम यही था, टी शर्ट पहन के, जीन्स पहन के, चश्मा लगा के, बढ़िया बाइक लेके गर्ल्स कॉलेज के आसपास घूमते रहना, नंबर मांगना, बात करना, दोस्ती करना, यारी करना। 600 जिलों में 5000 लड़के, इसका मतलब एक जिले में 80 से 85 लड़के। एक जिले में कॉलेज कितने होते हैं? 8 या 10 कॉलेज, यानी 600 जिलों में जितने कॉलेज थे वहां पे 8-8, 10-10 गुर्गे छांगुर के घूम रहे थे। आपके हरदोई में हो रहा है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं बताइए? लखनऊ में भाई साहब होता है कि नहीं? कानपुर में होता है कि नहीं? कहां नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि फंडिंग बंद नहीं हुई और कानून का खौफ पैदा नहीं हुआ। लफ्ज़ जिहाद ऐसी चीज है, कोई एविडेंस तो होता नहीं, 10-20 लोगों के सामने तो होता नहीं। मेरा भोपाल में कार्यक्रम था, मैं पुलिस कमिश्नर साहब से बैठ के बात कर रहा था, क्या हुआ, क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? बोले साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम लफ्ज़ जिहाद की है। बोले एक लड़का हमने पकड़ लिया, 53 बेटियों की उसमें फोटो है, लेकिन कोई बेटी एफआईआर कराने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी के फादर एफआईआर कराने के लिए तैयार नहीं। हम करें क्या? हमने कहा क्यों नहीं तैयार है? वो कह रहे हैं जी 20 साल मुकदमा चलेगा, हमें शादी विवाह करना है, हमारी बेटी को तारीख पे तारीख बुलाया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, उल्टे सीधे सवाल पूछे जाएंगे, तो मैं उसका घर बसाऊं या मुकदमा करके फंस जाऊं? ये समस्या है कि नहीं है? हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस पे चिंतन करना चाहिए, इसको कैसे रोके, क्या व्यवस्था करें। अगर हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो लफ्ज़ जिहाद को सजा दिलवाना बहुत आसान था, सीधे सीधे उसका टेस्ट करके उसको भेज देते उठाकर जेल में। लेकिन भारत के सबसे सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जज जस्टिस बालाकृष्णन, जो बाद में सीजीआई भी बने, उन्होंने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में यह कह दिया नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना आर्टिकल 20 का वायलेशन है। जबकि संविधान जब बना था, जब आर्टिकल 20 बना था, तब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम का शब्द ही नहीं था। टेस्ट करना छोड़िए, ये 3 शब्द ही नहीं थे उस समय। ऐसे ऐसी व्याख्या कर रहे, क्यों व्याख्या कर रहे? अब मुझे समझ में आ रहा है, उनको पता होगा कुछ दिन के बाद यशवंत वर्मा भी आएंगे। अगर हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अलाउ कर दिया तो पता चला सजा हो जाएगी इनको। और आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक जौनपुर की भ्रष्ट जज थी, उसका बाकायदा एविडेंस है, ओरल एविडेंस है, डाइंग डिक्लेरेशन है, क्या हमसे 5 लाख रुपए मांग रही है। फैमिली कोर्ट की जज हुआ करती थी और व्यक्ति मर गया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मर गया, और उस जज को एफआईआर करने की बजाय, जांच करने की बजाय आपके जिले का डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया उसको। आपके जिले का डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया उसको। ये हो क्या रहा है? ऐसे देश सुरक्षित होगा? अरे जो जज दहेज पीड़ित पति से पैसा लेके उसको छोड़ सकती है, वो जज ड्रग स्मगलर से पैसा लेके नहीं छोड़ेगी क्या? जोर से बोलिए जरा। ऐसे भ्रष्ट जज ड्रग स्मगलर से पैसा नहीं लेंगे क्या? घुसपैठियों से पैसा नहीं लेंगे क्या? धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से नहीं लेंगे क्या? प्रयागराज में एक बहुत बड़ा माफिया, कन्वर्जन माफिया, उसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट तक आया था। एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बनकर बैठा हुआ है, लाल। हाँ, मतलब उसके खिलाफ ऐसे लगता है कि उसको एफआईआर होती, उसके पहले उसकी बेल हो जाती है।